हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा जो इससे पहले हमने बताया था फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मैं आपको बता रहा हूँ और आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको उसकी जो परिभाषाएं हैं, मूल अधिकार का जो अर्थ है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और आज हम जो आज से हमारी क्लासें चलेगी फंडामेंटल राइट्स में, इसमें आपको आर्टिकल वाइज प्रत्येक आर्टिकल का डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे ये जो क्लास है इसको आगे ले चलते हैं। मूल अधिकार टॉपिक आपका यही रहेगा और ये आपको बताया था, इसमें है ये भाग 3 में। ठीक है, आर्टिकल कितने से लेकर 12 से 35 तक में हमने मूल अधिकारों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज जो हम इसमें आपको बताएंगे, आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से, यानी कि आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या चीजें हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 है, इसमें हम अध्ययन करेंगे राज्य की परिभाषा का, राज्य की परिभाषा कि राज्य किसे कहा गया है। और ये जो राज्य यहाँ पे परिभाषित किया गया है, ये केवल भाग 3 और भाग 4 के लिए ही लागू होगा। ठीक है, यानी कि भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार है उनके लिए राज्य किसे कहा गया है, उसी प्रकार से जो भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें ही ये चीजें लागू रहेगी। उसके संदर्भ में राज्य किसे कहा गया है, इन पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी कि किस पे ये लागू रहेगा, भाग 3 एवं भाग 4 पे। ठीक है, भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में जो राज्य यहाँ पे परिभाषित किया गया है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो भाग 3 में यहाँ पे जो राज्य है वो किसे कहा गया है। सबसे पहले आ जाएगी आपकी संघ सरकार। संघ सरकार को राज्य कहा गया है। ठीक है, संघ सरकार। और संघ सरकार में क्या क्या चीजें आ जाती है। संघ सरकार में आपके जैसे मंत्रीगण हो गए, मंत्री हो जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पे आप मंत्री के बाद फिर इनके मंत्रालय ले लीजिए, मंत्रालय ले लीजिएगा। मंत्रालय के बाद ये विभाग ले लीजिए, विभाग के बाद ये सचिव ले लीजिए या कैबिनेट सचिव, कुछ भी आप कह सकते हैं, कैबिनेट सचिव। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के, उनको आप राज्य कहेंगे। ठीक है, उसके पश्चात संसद को ले लीजिए। संसद के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, इसमें आप ले लीजिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य दोनों संसद में 2 सदन है, आपको पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, संसद के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संसद की समितियां, संसद की समितियां एवं उनके सदस्य, और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है,
यानी कि संसद के अंतर्गत जितने भी प्राधिकारी है या संसद के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कमिटीज है, वो सब किस में आ जाएंगे, स्टेट के अंदर। ठीक है, सभापति, उप सभापति, ये किस में काउंट होंगे आपके, राज्य के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा आपका राज्य सरकारें, राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के मंत्री, उनके मंत्रालय, उनके विभाग और सचिव और तमाम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ये क्या है, ये सभी पार्ट है स्टेट के कि राज्य क्या है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भी आप जैसे आपके इनके क्या कहते हैं, विधानसभा, विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे, विधानसभा और विधान यानी कि विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं विधानमंडल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे। विधानमंडल जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों दोनों हो जाएंगे, और जहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है, जैसे कहीं किसी स्टेट में विधानसभा है तो वहाँ पे विधानसभा के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य ले लीजिए आप। ठीक है, दोनों ही इसमें काउंट हो जाएंगे, विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसी प्रकार से समितियां, बहुत सारी समितियां होती है विधानमंडल में, और उनके सदस्य, ये सब किस में काउंट होते हैं। और भी जितने सारे जो भी विधानमंडल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, स्टेट के अंदर। ठीक है, राज्य को राज्य के रूप में उसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। उसी प्रकार से यहाँ पे स्थानीय निकाय ले लीजिए, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, तो ये हम ऊपर का पहले इरेज कर देते हैं, आप देख लें, अगर नहीं नोट किया आपने अब तो इरेज कर ही दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो ये राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है कि राज्य किसे कहा गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या प्रावधान है वो अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो स्थानीय निकाय क्या है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो स्थानीय निकाय क्या है। शहरी क्षेत्र में यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे नगर पालिकाएं, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हो जाती है, पंचायतें। तो ये जो नगर पालिकाएं हैं इसकी 3 श्रेणियां हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नगर निगम, नगर निगम इसको अलग से पढ़ाऊंगा, नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है और नगर पंचायत क्या है। नगर पालिका, नगर पालिका, उसी प्रकार से इसमें आ जाएगा नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करें। इसके पश्चात आप इसको यहाँ ले लीजिए, नगर ये पंचायतें क्या है। पंचायतें सबसे ऊपर जिला पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये भी क्या है, स्टेट है अकॉर्डिंग आर्टिकल 12, ये सभी स्टेट है। ठीक है,
इसके बाद आ जाएंगे अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, यानी कि वे ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफिशियल्स जो विधि की शक्ति रखते हैं, ठीक है, विधि की शक्ति रखने वाले, विधिक शक्ति, विधिक शक्ति रखने वाले अन्य निकाय पब्लिक संस्थाएं पब्लिक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, ठीक है, व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में सरकार से अनुदान या आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, वो भी क्या है, राज्य है। जैसे LIC हो गया, ठीक है, आपका सेल हो गया, उसी प्रकार से BSNL हो गया, ठीक है, आपका UPSC हो गया, या आपका जैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हमारा UKPSC हो गया, UKPSC हो गया, या UKSSC ही ले लीजिए जो विवादों में भी है, UKSSC ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो SSC है, जो पब्लिक सेक्टर के जो ये जो जॉब्स निकलते हैं, SSC ऑर्गेनाइज करवाता है, SSC ले लीजिए, IBPS ले लीजिए, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, राज्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से अटैच है, गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप में फाइनेंशियली सपोर्टेड है, तो ये बल्कि गवर्नमेंट ही है, सारे ऑर्गेनाइजेशन ये, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, ठीक है, कोई विश्वविद्यालय है जो किसी न किसी रूप में प्राइवेट था वो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में सरकार उसको अनुदान देती है, ठीक है, सरकार उसको आर्थिक सहायता देती है, ठीक है। या स्कूली आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरमीडिएट तक के स्कूल्स रहते हैं जो प्राइवेट थे, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से अनुदान उनको प्राप्त होता है, वहाँ पे जितने भी रूल रेगुलेशन है, नियम है, वो गवर्नमेंट के वहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो एक फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। कोई ना कोई जो कमीशन है, कमीशन के माध्यम से वहाँ पे चयन होता है, लेकिन यहाँ पे कमीशन के माध्यम से नहीं होता है, वहाँ की जो कॉलेज की या स्कूल की जो कमेटी होती है, उनके माध्यम से उनका चयन हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के लागू होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ पे भी किसी भी प्रकार के जो मूल अधिकार है नागरिकों के, ठीक है, या कर्मचारियों के, अगर उनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो ये सारी चीजें आप किस तौर पे लेंगे, स्टेट के तौर पे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको आप राज्य के रूप में परिभाषित करेंगे केवल भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में, ठीक है। अदरवाइज ये जो आर्टिकल है ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि ये तो एग्जाम में इतना महत्व नहीं रखता है, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप आर्टिकल 14 से जब शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है, तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा कि राज्य क्या है, ठीक है। राज्य भाई जिसके खिलाफ आप कोर्ट जाओगे, ठीक है, जो आपके अधिकारों का हनन करेगा, पहले उस व्यक्ति को तो आप पहचान लीजिए कि वो व्यक्ति है क्या। जब आप उसी को नहीं जानेंगे, उसी को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो आप आर्टिकल पढ़ के भी क्या करेंगे,
ठीक है। मान लीजिए मैं क्या नाम आर्टिकल 14 है, ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक, जब आपको पता है कि आपका जो समानता है, आपकी कोई असमानता का हनन करता है, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं पे रोका जाता है, ठीक है, किसी भी काम के संदर्भ में रोका जाता है, ठीक है, तो आप कहाँ किस चीज की चेतावनी दोगे? न्यायालय की चेतावनी दोगे कि भाई मैं न्यायालय में जाके आपके खिलाफ वो कर दूंगा। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई इस प्रकार के काम करता है जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या वार्निंग दोगे कि भाई मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप तभी तो देखोगे जब आपको ये पता होगा कि ये व्यक्ति है क्या। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल 12 है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले। ठीक है, ये भी अपने आप में एक मूल अधिकार है, लेकिन जो वास्तविक मूल अधिकार जो शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से देख लें। आगे चलते हैं अब आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में क्या चीजें हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें पहले। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी है जो भी अंडर प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने जिनको भी स्टेट का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, हालांकि वे भी किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से ही सपोर्टेड है, गवर्नमेंट किसी न किसी रूप से उनको हेल्प करता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, जैसे न्यायालय हो गया, मुद्दा आ ही गया है, न्यायालय है, न्यायालय तो ये स्टेट है भी और नहीं भी है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जब ये न्यायालय है, जब ये न्यायिक कार्य करेगा, न्यायिक कार्य करेगा तब राज्य नहीं, राज्य नहीं। और जब प्रशासनिक कार्य करेगा, जब प्रशासनिक कार्य करेगा तब राज्य है। प्रशासनिक और न्यायिक, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है हमारा नैनीताल में है, तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो हाई कोर्ट खुद करता है उसको। ठीक है, तो जब वो रिक्रूटमेंट का काम करता है, नियुक्ति का काम करता है, पदों को भरने का काम करता है, कोई वहाँ पे जो प्रशासनिक काम और भी बहुत सारे रहते हैं, प्रशासनिक में केवल नियुक्ति वगैरह ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रशासन से संबंधित अगर कोई ये काम करे, ठीक है, तो वो एक राज्य है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर ये न्यायिक काम करें, ठीक है, कोई न्यायालय को कोई अपना फैसला देना हो, अपना कोई निर्णय सुनाना हो, तो ये फिर राज्य नहीं है। ठीक है, ये राज्य से आगे निकल जाता है फिर उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यायालय है एक अपवाद है, ये राज्य है भी और नहीं भी। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से इसको अध्ययन करेंगे। आप फटाफट नोट डाउन कर लें इसको। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 13 क्या है। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर आप केवल वन डे टाइप के एग्जाम दे रहे हैं, तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि राज्य को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कहीं पे लिखना है, तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसमें डिटेल में आपको बताया है, तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। और ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है ये कि आपको याद करने में पसीने निकल जा रहे हो। ये समझने वाली चीजें, अगर आप इसको आसानी से समझें तो ये इतना टफ नहीं रह जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 क्या है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। मूल अधिकार, मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां,
इसमें क्या किया गया है, जो मूल अधिकारों के या तो बिल्कुल विरुद्ध है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो विधियां हैं, उनके बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। तो इसमें हम इसको, जो आर्टिकल 13 है, इसको 4 सब आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि इसको 4 खंडों में बांटा गया है। तो इसका जो आर्टिकल 13 का जो सब आर्टिकल 1 है, इसमें दी गई है संविधान लागू होने के पूर्व की विधियां, संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां, ठीक है, यानी कि जो नियम कानून 26 जनवरी 1950 के पूर्व बने हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, संविधान के पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व बनी कोई विधि, विधि का मतलब नियम कानून होता है, ठीक है, संविधान के पूर्व बनी कोई विधि उस सीमा तक शून्य घोषित होगी जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। आप समझिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के पूर्व बनी कोई विधि, यानी कि कोई नियम है, जैसे आपको पता होगा हमारा जब संविधान बना था तो संविधान में बहुत सारी चीजें ग्रहण की गई, विविध देशों के विभिन्न प्रावधानों को यहाँ पे लिया गया, और उसी प्रकार से जो ब्रिटिश कालीन जो अधिनियम थे, जो मैंने आपको अधिनियम बताया है, वहां से भी कई चीजें छांट काट के जो है ना यहाँ पे ली गई है, ठीक है। तो जो वहां से यहाँ पे ली गई है चीजें, ठीक है, तो आपने देखा होगा, हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके फिर 1947 का स्वतंत्र भारत का अधिनियम, तब तक की चीजें हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा होगा, तो इसमें लगभग 50% से भी ऊपर के जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए 1935 के स्वतंत्रता, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उससे लिए गए, ठीक है। तो जब उससे लिए गए तो उस समय की जो विधियां हैं, ठीक है, या आप ले लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जितने भी अधिनियम पारित हुए, वहां से जो भी कोई चीजें हमारे भारतीय संविधान में डाली गई है, ठीक है, या हूबहू उसको वहां से लिया गया है, ठीक है, उस समय से कोई चीजें चलती आ रही है, ठीक है, कोई नियम कानून उसी समय का चलता आ रहा है। तो अगर, क्योंकि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं ये तो 26 जनवरी 1950 के बाद मिले हैं, ठीक है, तो इससे पहले की अगर कोई विधि हमारे मूल अधिकारों को का उल्लंघन करता है, तो विधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो विधि शून्य हो जाएगी, यानी कि वो नियम कानून जो पहले से बना है, ठीक है, वो शून्य हो जाएगा यदि वहां पे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, ठीक है। उस सीमा तक, ठीक है, मान लीजिए कोई नियम है, ठीक है, कोई विधि है, कोई कानून है, तो उसको पूरा का पूरा समाप्त नहीं किया जाएगा, उसके केवल उसी पार्ट को समाप्त किया जाएगा जिस पार्ट से हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि उस सीमा तक शून्य घोषित होगी जिस सीमा तक मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो कानून है, पूरी की पूरी जो विधि है, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, केवल उसका वही पार्ट समाप्त किया जाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। ओके, तो इस पे अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा एक चीज और बताऊंगा, इसलिए जो इसका क्लोज वन है इसको भी रहने देते हैं यहाँ पे। अब इसके आर्टिकल 13 के सब आर्टिकल
सेकंड, यानी कि इसके जो दूसरे सब आर्टिकल है, क्लोज सेकंड है, खंड 2 है, इसमें क्या कहा गया है? संविधान लागू होने के बाद संविधान संविधान के लागू होने के बाद विधियां, इससे आप क्या समझते हैं? संविधान के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद कोई विधि या उसका कोई अंश या भाग उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात हो रही थी संविधान के लागू होने के पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व, और यहाँ पे बात हो रही है संविधान के लागू होने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद और आज तक भी अगर कोई कानून ऐसा बना है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, या होता है, तो वो कानून क्या होगा? उसी सीमा तक शून्य घोषित होगा जिस सीमा तक उसके किसी अंश, ठीक है, मान लीजिए कोई कानून है, उसका कोई एक पार्ट है, ठीक है, जिससे नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, या उसका कोई छोटा सा अंश है, तो उस अंश को क्या कर दिया जाएगा? उसको शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक प्रकार से कानून नहीं रहेगा। ठीक है, केवल उस सीमा तक जिस सीमा तक उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। ठीक है, अन्य मामलों में वो रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो शून्य घोषित हो जाएगा स्वतः ही। अब चलिए इसके आर्टिकल 13 का जो सब आर्टिकल 3 है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब विधि क्या है? विधि की परिभाषा। अब हमने देखा यहाँ पे इसमें विधियां बार बार आ रहा है। विधि क्या है? अब फिर विधि को भी यहाँ पे कई भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले तो आ जाएगी स्थायी विधियां। ये स्थायी विधियां क्या होगी? जो संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है। स्थायी विधियां यानी कि जो कानून संसद के द्वारा बनेगा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनेगा उसको क्या कहेंगे? स्थायी विधियां। ठीक है, यानी कि स्थायी कानून। अब आ जाएगा अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां। अब अस्थायी विधियों में आप किसे लोगे? अस्थायी विधियों में लेंगे जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अब ये अध्यादेश क्या है? अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, नए स्टूडेंट्स हैं तो आप वेट करेंगे हमारा जब हम राष्ट्रपति को जब हम संघ सरकार बताएंगे। ठीक है, तो संघ सरकार में हम संसद को बताएंगे, संसद के बीच में फिर हम
राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उस पर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश वैसे जब संसद या विधानमंडल का जब सदन नहीं चल रहा होता है तो उस समय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या फिर राज्य मंत्रिमंडल है, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ लें, बाकी डिटेल में आपको उस समय आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगी फिर कार्यपालिका। कार्यपालिका विधान। कार्यपालिका विधान यानी कि जब संसद या राज्य जो विधानमंडल है ये जब कानून बनाते हैं तो ये कुछ विधियां होती है, कुछ विधियां, नियम, उपनियम, उपदेश या आदेश। कुछ नियम, उपनियम, विधियां ऐसी होती है जिसमें ये जो कार्यपालिका है उनको बता देती है कि आप इसमें कभी भी आदेश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो क्या नाम, इस प्रकार से कार्यपालिका को बता देते हैं कि आप इसमें इस प्रकार से कोई विधि बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल 13 में ये विधि को भी यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि विधि क्या क्या है। ठीक है, अब इसका जो सब आर्टिकल 13 है, सॉरी सब आर्टिकल 4 है इसका, वो क्या है? तो इसमें जो आर्टिकल 13 का जो सब आर्टिकल 4 है इसमें क्या कहा गया है कि जो आप अभी आपको आगे बताऊंगा आर्टिकल 368 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। तो जो संविधान संशोधन के संदर्भ में संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रावधान दिए गए इसमें। ठीक है, संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रावधान यानी कि संविधान संशोधन 368 के द्वारा अगर कोई कानून बनता है, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन, किसी कानून में संशोधन किया जाता है, ठीक है, तो विधि नहीं रहेगा। ठीक है, उसको आप विधि नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी संशोधित यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और उसको क्या नाम, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। केवल तभी चुनौती दी जा सकती है यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके जो मूलभूत तत्व है, ठीक है, यानी कि अगर उसका मूल ढांचा अगर प्रभावित हो रहा है तभी आप इसकी न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसमें जो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसके तहत जो कानून बने हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे विधि के रूप में यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे संशोधित हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि केवल तभी उसको आप कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं, आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं यदि जो उसके जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है वो उससे प्रभावित हो रहा हो। ठीक है, और ये व्यवस्था किस में दी गई थी? 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात कही थी। ठीक है, कि अगर ये क्या नाम, मूल अधिकारों जो संविधान का मूल ढांचा है, अगर वहां पे कोई छेड़छाड़ होती है तो आप उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये विधि नहीं है, मतलब इसके तहत आप इसको विधि नहीं मानेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा एक बात और बतानी इसमें देख लीजिए, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप इस प्रकार से इसका अध्ययन कर लें। इसमें जो
ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई विधि। आर्टिकल 13 में जो आपको बताया गया है और आर्टिकल 12 में जो आपको बताया है, आर्टिकल 12 में जो राज्य हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो इसमें जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 32 में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उसकी शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन किसमें? आर्टिकल 32 में। ये किसमें दी गई है? उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय को। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो किसको दी गई? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, और उसी प्रकार से 226 में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो किसको दी गई है? आपके हाई कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। ठीक है, इस प्रकार से आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो राज्य मैंने आपको बताया है, अगर राज्य कोई भी संस्था जो आर्टिकल 12 में डिफाइन की गई है आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 में आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करेंगे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको किसी भी दृष्टि से कम ना आके। आर्टिकल 32 और 226 का हम अलग से अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 32 का तो इसी में आ जाएगा, जब अभी ये मूल अधिकारों में ही आ जाएगा, जो 32वां जो मूल अधिकार है वो उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। बाकी जो 226 है उसका अध्ययन हम तब करेंगे जब आपको हाई कोर्ट बताएंगे, यानी कि उच्च न्यायालय बताएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। ये जो लेक्चर दे रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि अगर इसको आगे ले जाऊंगा तो आर्टिकल 14 थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, या लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आर्टिकल 14 से आगे जो आर्टिकल्स है उसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो आप इसका कंटिन्यू अध्ययन करते रहें। ठीक है, कहीं से भी आपको कोई डाउट्स है, कहीं पे आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता कर दे दें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटिंग जो भी आपकी कोई समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप मिलते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आर्टिकल 14 से आगे बताएंगे। तो आप ये जो YouTube चैनल है SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको भी आप साथ में सब्सक्राइब, जो आपने तो खैर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कोई जानने वाले हैं, ठीक है, जो अध्ययन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, वो चाहे ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो, बी की, ए की, XYZ। ठीक है, यहाँ पे हर टॉपिक को उस तरह से क्लियर कराया जा रहा है कि आप कोई से भी एग्जाम दें, सभी चीजें वहाँ पे आपकी कवर हो जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल का लाभ ले सकें। ठीक है, ये जो क्लासें हैं ये जैसे मैंने आपको बताया कि निःशुल्क क्लासें आपको दी जा रही है। ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, बस आपको सिर्फ एक काम करना है, SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके जो कंटेंट, जो वीडियोज है, इसको जो हम यहाँ से डाल रहे हैं उसका आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। आप बने रहिए SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।